नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 33 से 37 व आकलन 6 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 32 तक आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करेंगे अपन कार्यपत्रक नंबर 33 को। 33 का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। आपको ज्यामितीय आकृतियां जो होती है उनका परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है वो बात आपको समझनी होगी। इसका पहला प्रश्न देखेंगे तो दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप ज्ञात करना होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप ज्ञात करना। अपन चारों ओर का माप ज्ञात करेंगे इस पहले प्रश्न के अंदर। पहले का क्या देख रहे हैं तो 4 सेमी एक तरफ है, सामने भी 4 सेमी है और एक तरफ 2 सेमी और 2 सेमी है। यानी टोटल इनका माप देखें तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। यानी इनका परिमाप अगर पूछे आपसे तो इनका परिमाप 12 सेमी हो जाता है। यानी इनको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। परिमाप में हमेशा चारों भुजाएं पांचों भुजाएं जोड़ी जाती हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न ख जो है इसमें 5 सेमी, फिर 3 सेमी, फिर 3 सेमी, फिर 2 सेमी, फिर 2 सेमी, फिर 1 सेमी, इस तरीके से है। तो आप माप सकते हो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 हो गए आपके 13, 13 और 2 ये हो गई 14 15 और 1 ये हो गई 16। तो ये आपका परिमाप कितना हो जाएगा, 16 सेमी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं पहले का, जिसमें 4 सेमी, फिर 3 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी, इन चारों का माप करेंगे तो 14 सेमी हो जाता है। इसी तरह अगला देख लेते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि ये आपने 2 3 2 3 माप लिया, तो इसको मापते हैं तो आपका 10 ही होता है, परंतु 10 नहीं है, ये आपका ज़्यादा है। 2 सेमी ये हो गया, तो आपको पता है 2 के बाद में 1 सेमी ये है, फिर 1 सेमी ये 4 सेमी हो गया, फिर 1 सेमी ये और 1 सेमी ये 6 सेमी हो गए। यानी यहाँ तक का जो माप है वो 6 सेमी है। और इसी तरह इधर का ये माप है, ये भी 6 सेमी है। फिर 3 और 3 ये हो गए 6 6 12 और 6 18। तो टोटल कितना सेमी हो रहा है, 18 सेमी हो रहा है। इसका परिमाप जो होगा वो आपका 18 सेमी होने वाला है। तो यहाँ 10 किया हुआ था, आप 18 कर देना, भूल से हो गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भी परिमाप ही ज्ञात करना है। 12 12 12 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 हो रहा है। इसी तरह 7 7 7 7 5 बार देखेंगे इनको तो 35 हो रहा है, 7 पंजे 35 हो रहा है परिमाप। ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 7 56 हो रहा है परिमाप। फिर ये 18 सेमी है, इधर 18 सेमी, इधर 15 सेमी, इधर 15 सेमी, तो टोटल 66 सेमी हो रहा है परिमाप। तो ये इनका परिमाप आप इस तरीके से चारों ओर के एरिया को माप को जोड़ोगे तो वो आपका परिमाप। परिमाप का मतलब ही होता है चारों ओर का एरिया। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का एरिया। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार माप लिखे हुए हैं, आपको परिमाप ज्ञात करना है। जैसे लंबाई उनकी कितनी है, 60 सेमी है और चौड़ाई है 48 सेमी। अब आप सोच रहे होंगे कि 216 सेमी आया है तो कैसे आया है। लंबाई इसकी है 60 सेमी, यानी 60 सेमी 60 सेमी 2 बार कर लो, लंबाई दोनों तरफ होगी। मान लो ये आयत है तो इसकी लंबाई ये है, ये 60 सेमी और इधर भी 60 सेमी। फिर चौड़ाई 48 सेमी, ये इधर 48 सेमी है और इधर भी 48 सेमी है। अब इन चारों ओर का माप करोगे तो कितने होंगे, 216 सेमी हो जाएगा। इसी तरह ये लंबाई 29 यहाँ है, दोनों तरफ 29 29, फिर इधर चौड़ाई भी 29 29 है। तो इन चारों का माप करेंगे तो 116 सेमी हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह लंबाई 32 है, चौड़ाई 12 है, तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह लंबाई 60 है, चौड़ाई 60 है, 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है वो वर्गाकार आकृति है, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है वो आपकी आयताकार आकृति है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग वो आयताकार आकृति है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई समान है वो आपकी वर्गाकार आकृति है। इस बात का आप ध्यान रखोगे और इन प्रश्न को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की
तरफ। 4 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर यानी उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाना। 63 सेंटीमीटर जो परिमाप बता रहा है वो आकृति कौन सी है। तो यहाँ देखा तो 10 10 10 30 ही हो रही है, इसलिए ये आकृति तो नहीं हो रही है। ये इधर देखोगे 13 13 13 13, ये भी नहीं हो रही है क्योंकि 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। इधर इनको देखा तो भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है। आपका योग करोगे तो 63 सेंटीमीटर हो रही है। आप जोड़ के देख सकते हो, मैंने जोड़ा तो यहाँ पे 63 हो रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपका जो 5वां प्रश्न जो है वो बड़ा ही सरल प्रश्न है कि नीचे दिए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात करना। सब परिमाप वाले प्रश्न है। पंचभुज, सम पंचभुज, सम का मतलब समान भुजा होगी और 5 भुजा होगी, भुजा समान होगी और 5 होगी। तो 5 भुजा होगी और समान होगी तो ये कह सकते हैं इस तरीके की होगी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं, और पांचों की पांचों समान होगी क्योंकि सम पंचभुज है। अब एक भुजा का माप 5 सेमी है तो पांचों भुजाओं का माप कितना हो जाएगा, 25 सेमी हो जाएगा। परिमाप के हिसाब से 25 सेमी हो जाएगा। इसी तरह एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है। वर्ग में आपको पता है 4 भुजाएं होती है, तो इसका मतलब 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे 40 सेमी हो गई। वो पंचभुजा थी इसलिए 5 सेमी से 5 को गुणा किया 25 हुआ। यहाँ 4 इसलिए आया क्योंकि वर्ग की भुजाएं 4 होती है इसलिए 4 आया। 10 इसलिए आया क्योंकि भुजा 10 है एक, तो 10 और 4 को गुणा किया तो 40 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यपत्रक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 34 की तरफ। प्यारे बच्चों, ये जो कार्यपत्रक जो है ये आपका क्षेत्रफल पर आधारित कार्यपत्रक है। पहले जो आपने कार्यपत्रक 33 पढ़ा था वो तो परिमाप पर आधारित था, आपको केवल परिमाप ही उसमें बताने थे। यहाँ आपको क्या बताने हैं, यहाँ आपको बताना है क्षेत्रफल के बारे में। आपको बताना क्षेत्रफल की जानकारी होनी जरूरी है। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित करने के उद्देश्य से ये कार्यपत्रक 34 आपके सामने आ रहा है। इसका पहला प्रश्न जो है वो दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खाना जो है वो एक वर्ग इकाई को दर्शाने का काम करता है। इसमें एक वर्गाकार खाना किसको दर्शाएगा, एक वर्ग इकाई को दर्शाने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक वर्गाकार जो खाना है ये एक वर्ग इकाई को दर्शा रहा है। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो क्योंकि इधर 1 2 3 4 यानी यहाँ एक लाइन में 4 कॉलम है। तो 2 में 8, 3 में 12, 4 में 16 और 5 में 20, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 वर्ग इकाई हो गया। इसी तरह इसको देखोगे तो एक में कितने हैं, 5 हैं, 10 15 20 25 और 2 27, 27 डिब्बे हैं। एक वर्ग इकाई को दर्शा रहा है एक वर्गाकार डिब्बा, तो इसमें 27 है तो ये 27 वर्ग इकाई हो जाता है। इसी तरीके से आगे और देख लेते हैं, ये कितनों को दर्शा रहा है, तो 2 4 6 8 10, फिर ये 3 ये हो गए। इसी तरह ये 13 वर्ग इकाई को दर्शा रहा है, तो इनका क्षेत्रफल कितना हुआ, 13 वर्ग इकाई हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये बहुत सारी आकृतियां दी गई है, इनमें से आपको बताना किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखा तो इनका जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग इकाई है, इनका देखा तो 21 वर्ग इकाई है, इनका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है और इनका क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग इकाई है। अब इसमें आपको बताना सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली जो आकृति है वो आपका ऑप्शन ख के अंदर जो है 21 वर्ग इकाई वाली सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न जो है कि दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना है। सबसे कम है और कितना है, पहले इनका क्षेत्रफल देखोगे तो पहले का जो क्षेत्रफल जो है वो है 8 वर्ग इकाई है, 8 वर्ग इकाई है। और इसका पूछेंगे इस वर्ग का तो 9 वर्ग इकाई है, इसका 7 वर्ग इकाई है, इसका 15 वर्ग इकाई है। तो अब पूछा सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है वो ऑप्शन जो गे है उसका सबसे कम है। कितना है, 7 वर्ग इकाई है। अब आप इसको माप कैसे रहे हो, 7 वर्ग कैसे हुआ, 8 वर्ग कैसे हुआ, इस बात के लिए आपको संशय हो सकता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो ये सबसे पहले बता रखा है कि एक जो वर्गाकार आकृति है वो एक वर्ग इकाई को दर्शा रही है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये 5 ये 5 और ये 5 15, ये 15 हो गया। इसी तरह यहाँ 3 3 3 ये 9 हो गया
अब आप कहोगे इस गोल घेरे में आपने कैसे मापा, तो गोल घेरे में भी आप देख सकते हो, यहाँ आधा है, ये एक कॉलम आधा है यहाँ पर, इधर ये एक कॉलम आधा है, इधर एक ये आधा है और एक ये आधा है। अब बीच के देख लो आप, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 2 इनको मिलाएंगे 6 हो गया, 2 इनको मिलाया तो 7 हो गया। इस तरीके से ये 7 वर्ग इकाई हो गया। इसी तरह इसमें भी आप देखोगे तो जो आधे हैं उनको दोनों को एक कर दिया, जो पूरे थे उनको जोड़ लिया, तो यहाँ 8 वर्ग इकाई हो गया। किताब में साफ दिख रहा होगा, आप किताब से देखोगे तो आपको आसानी से यहाँ साफ साफ नज़र आएगा। यहाँ आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अवरोही क्रम में लिखना है। आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में आपको अवरोही क्रम में लिखना है। जैसे ये आकृति है, इसको आप देख लो, तो यहाँ पर इनको देखने पे पहली आकृति ए वाली है, इसमें कितने हैं वर्ग इकाई है, 5 वर्ग इकाई। कैसे हुई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ग इकाई हो गई। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ग इकाई हो गई। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गई। इन दोनों को मिलाया 10 हो गई, इन दोनों को मिलाया 11 हो गई, और इन दोनों को मिलाया 12 हो गई, तो ये 12 वर्ग इकाई हो गई। क्योंकि आधे आधे तो आधों को एक करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ग इकाई हो गई। यहाँ पर भी ये 10 वर्ग इकाई हो रही है, यहाँ 17 वर्ग इकाई हो रही है। अब इसको आप अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है। ये आपको मैंने कई बार आपको बता दिया है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी बड़े से छोटा क्रम। आप ये कहना बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, एफ है, ये सबसे बड़ी है तो सबसे पहले लिख दी। उसके बाद उससे छोटी क्या है, सी है, तो सी लिख दिया मैंने छोटी। फिर उससे छोटी है ई, ई लिख दी। फिर उससे छोटी डी है, डी लिख दी। फिर उससे छोटा बी है, बी लिख दिया 9। फिर उससे छोटा ए 5 है, वो ए लिख दिया। इस तरीके से मैंने ये अवरोही क्रम में इसको लिखा है। आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करोगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आ ही जाएगा। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 35 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर जो 35 है वो पैटर्न के आधार पर आधारित है। पैटर्न दिया हुआ है, आप एक पैटर्न समझ जाओगे तो आगे अपने आप करते जाओगे। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मान लो 9 को 1 को 9 से गुणा किया प्लस 2 किया, तो 1 को 9 से गुणा किया 9, 9 और 2 11 हो गया। इसी तरह यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 कर दिया, 9 से गुणा किया, फिर 3 जोड़े 111 हुआ। फिर 1 2 3 करिया, 9 से गुणा किया, फिर इधर 4, इधर 1 1 बढ़ता गया, इधर संख्याएं बढ़ती जा रही है। आप इसे आराम से समझने की कोशिश करोगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ 1 से 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तक ये ऐसे बढ़ते गई संख्या, 9 के 9 ही रहे, और इधर 2 से 3 4 5 6 7 होते रहे, और इधर ये पैटर्न आपका आगे से आगे बढ़ता रहा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ये भी पैटर्न पर आधारित है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इन दोनों को क्या किया है, जोड़ा है। 4 और 2 को जोड़ा 6 आए, फिर 4 और 5 को जोड़ा 9 आए, 5 और 8 को जोड़ा 13 आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 6 और 9 को जोड़ा 15 हुए, 9 और 13 को जोड़ा 22 हुए, फिर 22 और 15 को जोड़ा 37 हो गए। इसी तरह यहाँ इन दोनों को क्या किया, गुणा किया। 5 को 4 से गुणा किया 20 आए, 6 को 4 से गुणा किया 24 आए, 6 को 3 से गुणा किया 18 आए। फिर इन दोनों को गुणा किया 20 और 24 को, तो 1 2 480 बन गए। इधर 24 और 18 को गुणा किया तो 432 बन गए। ये ऐसे हुआ। फिर 480 और 432 को गुणा किया तो ये आ गए आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,07,360 आ गए। तो ये इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, कहीं जोड़ से बना है तो कहीं गुणे से पैटर्न बना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये भी पैटर्न है। ये पैटर्न कैसे बना है, 7 8 9, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। इसी तरह ये उल्टा चला 15 16 17। अब ये उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को जोड़ा, बीच की संख्या नजर आई, इन दोनों को जोड़ा, ये बीच की संख्या मिली, और इन दोनों को जोड़ा तो ये 16 बीच की संख्या मिल गई। इस तरीके से इनको जोड़ने के बाद में बीच की संख्या नजर आई। वर्गाकार आकृति है वो नजर आएगी आपको जोड़ने पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 25 और 32 को जोड़ोगे तो 57 प्राप्त हो रहे हैं।
32 और 47 को जोड़ोगे तो 79 प्राप्त होंगे, 47 और 25 को जोड़ोगे तो 72 प्राप्त होंगे। इस तरीके से आपको यहाँ ये करना था। इसी तरह देख लेते हैं इनको भी, ये भी इसी पर आधारित है। यहाँ इन दोनों को जोड़ा 90 आए, फिर इन दोनों को जोड़ा 89 आए यानी 89 आए, फिर इन दोनों को जोड़ा 99 आए। इसी तरह ये आपका पैटर्न से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको हल करवा दिए हैं, आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 36 की तरफ। कार्यपत्रक जो 36 है वो आंकड़ों को व्यवस्थित करने और दंड आरेख खींचने की समझ विकसित करने के उद्देश्य से सामने आ रहा है। देखते हैं इनका पहला प्रश्न कि कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में 2 4 3 2 4 3 2 5 1 3 1 3 2 4 5 अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये आपके सामने ये प्राप्तांक है और प्राप्तांकों के आधार पर आपको टैली चिन्ह लगाने हैं कि 2 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं। तो 1 वाले 2 मिले थे, आप यहाँ गिनती करके देख सकते हो कि 2 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं। तो 1 वाले 2 वाले तो 2 लिख दिया, 2 वाले 4 हैं तो 4 लिख दिया, 3 वाले 4 हैं तो 4 लिख दिया, 4 वाले 3 हैं तो 3 लिख दिया, 5 वाले 2 है तो 2 लिख दिया। फिर इनका योग किया तो योग कितना हुआ, यहाँ पे 15 हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये गिनने पर ये भी आपको 15 नज़र आएंगे। यहाँ पर जो योग करोगे तो भी 15 नज़र आएंगे। तो आपका टैली चिन्ह है और छात्र संख्या वो सही है, अन्यथा आपके द्वारा गलत भी हो सकता है। अब इसका पहला प्रश्न आया है कि अंक 3 जो है प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। यानी 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 4 है तो 4 लिखोगे। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, कक्षा में कुल छात्र संख्या मैंने योग बताया तो 15 है, कुल छात्र संख्या 15 है। तो ये इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करने थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है वो भी दंडारेख के आधार पर हल करना है आपको कि गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। यहाँ दिन देखोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अनुपस्थित कितने रहे, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को आपको आगे दर्शाए गए हैं। यहाँ अनुपस्थित रहने वालों की संख्या लिखोगे इधर, और इधर ये सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र लिखना है इस तरीके से। अब अपन देख रहे हैं सोमवार को, तो सोमवार को 5 रहे तो 5 तरह का ये दंड आरेख बनाना था। फिर मंगलवार को 4 है तो 4 का बनाना था यहाँ पे। फिर 6 है तो 6 का बनाना था। फिर 4 है तो 4 का बनाना था। फिर 7 है तो 7 का बनाना था। फिर 3 है तो 3 का बनाना था। ये दंड आरेख इस तरीके से बनाया जाता है। आपने अगर पहले कभी नहीं बनाया तो आप इस तरीके से बना करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि अन्य जो विद्यार्थी है उनको भी इसका लाभ मिल सके। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 37 की तरफ। कार्यपत्रक 37 जो है चित्रालेख व दंड आलेख बनाने और विश्लेषण करने की समझ विकसित करने से संबंधित है। देखते हैं, जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या है वो सारणी में दी गई है और दी गई सारणी में एक दंड आलेख बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे वाहन है, कार वाहन है, बस वाहन है, जीप वाहन है, मोटरसाइकिल है और ट्रक है। इनकी संख्या आगे दर्शाई गई है। कार 5 है, बस 2 है, जीप 4 है, मोटरसाइकिल 10 है और ये 2 है। अब पूछा भाई सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या, तो इनका योग किया हमने 15, 19, 20, 21, 22, 23। तो योग किया तो वाहनों की संख्या 23 है। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है, तो सबसे अधिक 10 है, वो है मोटरसाइकिल है। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम संख्या किसकी है, तो कम संख्या एक तो बस और एक ट्रक की है, क्योंकि 2 ही मिले, ट्रक और बस। तो पंजीकृत सोमवार को पंजीकृत होने वाले कारों की संख्या कितनी है, तो कारें कितनी थी, 5 थी, तो 5 थी। इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब बढ़ते हैं, इसको दंड आरेख में भी बताना। ये तो आपने इसमें बता दिया, अब आप दंड आरेख में बताओगे कि किस प्रकार है। दंड आरेख देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि इसको कैसे हल करना है। जैसे देख लेते हैं यहाँ तक खुला रख करके। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। जैसे पूछा यहाँ पर कार, तो कार 5 है तो ये 5 तक भर दिया। फिर बस है तो बस भर दिया। फिर जिप है, जिप भर दिया। फिर मोटरसाइकिल है, 10 थी तो ये दंड आरेख ऊपर जाएगा। ट्रक 2 थे तो 2 इनके बराबर हो गए। यहाँ जो है वो ट्रक और बस का नीचे इतना। तो इससे आप पता कर सकते हो कि दंड आरेख भी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग पिक्टोग्राफ जैसे चित्रालेख निम्नांकित हैं। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जो पिक्टोग्राफ दिख रहा है उसका आप 10 लोग मानोगे, एक को कितना मानना है, 10 लोग मानना है। पिक्टोग्राफ दिख रहे हैं आपको संख्या, जैसे या एक को 10 मान रहे हैं तो 1 2 3 इनको 30 मानेंगे, ये आधा है तो 35, इसी प्रकार ये 2 है तो 20, ये 4 है तो ये 40, ये 1 2 3 4 है और ये आधा है तो ये 45 हो गया। अब यहाँ पूछा है भाई काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो यहाँ काला रंग वाले कितने हैं, 2 है, 20 है। इसी तरह लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया है, तो लाल रंग पसंद करने वाले 40 हैं। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया है, तो सबसे अधिक हरा रंग पसंद किया गया है क्योंकि यहाँ पे 45 है। तो ये प्रश्न जो था आपके सामने सरल था, आप इसे आराम से हल कर सकते हो। बढ़ते हैं आंकलन 6 जो है उसमें कि यदि एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी की है हो तो उसका माप क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं षटभुज है यानी 6 भुजा है उसकी और एक भुजा 8 सेमी है, तो 8 को 6 से गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ये ऑप्शन जो आपका ए है वो सही होगा। ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल होगा, यहाँ ज्यामितीय आकृति दे रखी है, इसमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप ये कह सकते हैं, मान लो ये इतना एक कर देते हैं, इधर वाला अलग कर देंगे। यहाँ इनकी देखो ये 1 सेमी है, ये 2 सेमी है, यानी 1 × 2 बराबर 2 सेमी ये हो गया। फिर इधर ये 3 सेमी, ये 1 सेमी, 1 × 3 बराबर 3 सेमी, तो टोटल कितना क्षेत्रफल हुआ 5, तो इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। इसी तरह आप ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है पैटर्न पर आधारित है, जैसे 208 का आधा कर लो यानी 2 का भाग दे दो तो 104 आ जाएगा। 104 में 2 का भाग दे दो, फिर 52 में 2 का भाग दे दो, फिर 26 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी इसका आधा करते जाना है। पहली चिन्ह 5 5 और 2 द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है, तो 5 5 2 यानी 12 प्रदर्शित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप 12 दूना 24 और 10 34 हो गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 12 इंटू चौड़ाई कितनी है 5, यानी 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पानिया 60 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। इसी तरह परिमाप तो आप पता कर लोगे, ये 28 हो गया और यहाँ वर्ग है, ये वो था आपका आयत, यहाँ वर्ग है, तो यहाँ करना पड़ेगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर का मतलब होता है एक भुजा इंटू 4, एक भुजा इंटू 4, यानी आप यहाँ एक भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा को 2 बार गुणा करना है। तो भुजा को 2 बार गुणा करोगे तो 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाई गई चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन आंकड़ों का दंड आलेख जो है वो दिए गए ग्राफ में बनाना है। पहले दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन का चालानों की संख्या सोमवार को 10 है, मंगलवार को 8 है, बुधवार को 12 है और गुरुवार को 7 है। अब आपको सोमवार की बनानी थी, तो सोमवार को 10 है तो 10 तक यहाँ पर 10 है, यहाँ तक का दंड आलेख बना दिया। फिर मंगलवार को 8 है तो 8 यहाँ तक है, फिर ये 12 तक है तो 12 तक बना दिया, फिर 7 है तो 7 तक बना दिया। ये आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। जैसे 5, तो 5 का 2 गुणा कर लो, 5 को 2 से गुणा कर लीजिए। इसको समझने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। 5 को आप 2 से गुणा कर लो तो बन रहे हैं 10, 10 में से -1 करो तो 9 रह रहे हैं। इसी तरह 9 को गुणा करो 2 से, कितने बन रहे हैं 18, 18 में से माइनस करो 1 तो 17 बन रहे हैं। इसी तरह 17 को गुणा करो 2 से, 17 दूना 34, 34 में से -1 करो 33। इसी तरीके से 33 जो है इसको गुणा करो 2 से, 33 दूना 66, 66 में से -1 करो तो बच रहे हैं 65। इसी तरह 65 जो है इनको गुणा करोगे 2 से और गुणा करने पर 65 दूना हो गए 130, 130 में से -1 करो तो कितने हो रहे हैं 129। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न चलेगा। कहने का मतलब है
गुणा करने की 2 से गुणा करने के बाद में -1 करोगे तो ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। दूसरा भी इसका नियम आप ढूंढोगे कि क्या हो सकता है, तो प्रत्येक संख्या को 2 गुणा करने पर भी ये जो है आपको पैटर्न बनता नजर आएगा। प्रत्येक संख्या को 2 गुणा करने पर ये पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरीके से ये भी आपका यही चलेगा इसके अंदर। तो कार्यपत्रक जो है आपके 33 से 37 व आकलन 6 है वो पूरे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट करने में कमी न छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।